यहाँ पे देखिए, तो ऊपर क्या है यहाँ पे क्या है भाई, एक स्प्रिंग है। तो ये जो 2m का मास है, तो यहाँ इसके ऊपर क्या लगेगा भाई, टेंशन T लगेगा। ओके, और ये टेंशन कितने के बराबर है, दिस टेंशन इज इक्वल्स टू 3mg। ओके, तो नाउ m के ऊपर भी क्या लगेगा, यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा, 3mg का टेंशन लग रहा होगा। इस m का खुद का ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, FSP। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3mg प्लस mg, इसकी वैल्यू होगी 4mg। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी वैल्यू होगी कितनी, 4mg। ओके, नाउ अभी क्या किया इन्होंने, स्ट्रिंग को कट कर दिया है ना, स्ट्रिंग को कट कर दिया। तो अभी देखिए, जैसे ही इन्होंने स्ट्रिंग को कट कर दिया, वैसे ही क्या हो गया, टेंशन हो गया जीरो। स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो गई, जीरो, यानी कि ये 3mg अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, 3mg अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है, यहाँ पे जो आपका नया स्प्रिंग फोर्स 4mg है, ये स्प्रिंग फोर्स अचानक से चेंज नहीं होगा। जैसे आपने रस्सी को काट दिया, वैसे ही रस्सी में टेंशन तो जीरो हो जाएगी, बट ये स्प्रिंग फोर्स अचानक से चेंज नहीं होने वाला। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो बात करते हैं ब्लॉक ए की। ये रहा हमारे पास ब्लॉक ए, मास m, नीचे यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा है, और ऊपर यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स F लग रहा है। और इसका एक्सेलरेशन देख लेते हैं, एक्सेलरेशन मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा, नीचे आएगा। सो नेट फोर्स F net is equals to ma, मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, F net is equals to ma। सो नाउ F net कितना है भाई, यहाँ पे mg माइनस दिस स्प्रिंग फोर्स FSP is equals to, कौन है भाई ये, इरेज करो जल्दी, फास्ट, इरेज इट फास्ट। Who is annotating on the screen? So is equal to ma। Okay, so now अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे this mg माइनस mg is equals to ma। और यहाँ पे चलो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। करेक्ट, यानी कि ये वाला जो आपका जो a ब्लॉक है, दिस a ब्लॉक विल नॉट मूव एट ऑल, मतलब उस टाइम पे अभी इसका कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं। ओके, नाउ दूसरा देखते हैं, ब्लॉक बी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी है, आई विल इरेज इट। हमारे पास जो ब्लॉक बी है उसके बारे में बात करते हैं। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। देखिए, ब्लॉक बी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो ब्लॉक बी का हमने एपीडी बनाया, तो वहां पे क्या लग रहा है, नीचे तो लग रहा है यहाँ पे 2mg, और नीचे एक स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, दैट वाज FSP इज इक्वल्स टू mg। ओके, और ऊपर ये रस्सी से कनेक्टेड था, जिसको हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो टेंशन क्या हो गई, जीरो हो गई। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, F net इज इक्वल्स टू ma। सो F net इज इक्वल्स टू ma। देखिए नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, तो नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 2mg प्लस mg। ओके, सो 3mg इज द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma। सो अभी क्या हो गया भाई, m से m कैंसिल हो गया, और नाउ यहाँ पे 2ma, सॉरी 2ma, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे आ गई बी ब्लॉक के 3g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉक सी। ओके, सो जो ब्लॉक सी है, ध्यान से देखिए, तो ब्लॉक सी में भी फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं यहाँ पे। एक तो नीचे अभी ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे mg लग रहा है, और ऊपर फोर्स लग रहा है यहाँ पे 4mg, है ना। जो ये जो टेंशन का फोर्स है 3mg, दैट विल बिकम जीरो, क्योंकि रस्सी को हमने क्या कर दिया, काट दिया। सो नाउ सी ब्लॉक के लिए नीचे लग रहा है यहाँ पे आपके mg, और ऊपर लग रहा है क्या, Fs is equals to 4mg। ओके, नाउ विल सॉल्व दिस। F net अभी कितना आएगा, F net will be 4mg माइनस mg is equals to m into a। तो अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, AC will be 3g। ओके, एनी डाउट्स? यस, टाइप योर डाउट्स। Yes, doubts? Any doubts?
तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे एफबीडीओ पर सारी चीजें करा दी थी। चलिए देख लेते हैं, सी के लिए देख लेते हैं फिर से। ओके, एनीबॉडी एल्स? सब लोग अपना डाउट लिखिए, समझ में आएगा तो भी रिप्लाई करो। एवरीबॉडी प्लीज। ये सर्चल क्या एक ही बारे में ब्लॉक की थी? ठीक है, फिर से बता देंगे। ओके, फास्ट फास्ट एवरीवन, सब लोग अपना रिस्पांस टाइप करें। ओके, रिपीट कर देंगे सबके लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। नाउ देखिए, ओके नो प्रॉब्लम, देखिए ध्यान से। चलिए फिर से देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लेते हैं। सो ये मास m है और इससे रस्सी से जुड़ा है एक 2m और एक और यहाँ पे मास m। ओके, तो एफबीडी तो सारे बच्चों को क्लियर होगा, और यहाँ पे ब्लॉक को बोल दिया हमने ए, बी और सी। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, इज एट इक्विलिब्रियम, इज एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम कहाँ पे भाई? इक्विलिब्रियम पे है। तो ये पता चल गया सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, कहीं कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। ओके, तो अभी हम इसका एफबीडी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ए ब्लॉक से स्टार्ट किया मैंने, तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा है, और ये स्प्रिंग से बंधा हुआ है, तो स्प्रिंग का फोर्स इस ब्लॉक पे किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ लग रहा होगा। सिंस इट इज एन इक्विलिब्रियम, तो एफएसपी की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी mg, तभी तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है। ओके, नाउ बी ब्लॉक की बात करते हैं। तो बी ब्लॉक के लिए क्या लगेगा भाई? नीचे यहाँ पे क्या लगेगा? इसका mg का फोर्स लगेगा, ये कितना हो गया? 2mg हो गया, और इस पे स्प्रिंग का फोर्स भी लगेगा, वो भी कितना लगेगा? एफएसपी, है ना? वो किधर लगेगा भाई? नीचे की तरफ होगा। सो अभी आप ध्यान से देखिए, स्प्रिंग एक ही है ना? तो पूरे स्प्रिंग का भी जो फोर्स होगा थ्रू आउट द स्प्रिंग, वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो उसको भी लिखा मैंने यहाँ पे mg। ओके, नाउ अभी देखिए, जो 2m ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है? तो नीचे लग रहा है यहाँ पे 2mg एंड प्लस mg। तो नीचे अगर आप नेट फोर्स देखो तो कितना है भाई? नेट फोर्स अब यहाँ पे 3mg का नेट फोर्स लग रहा है ना? नेट फोर्स कितने का लग रहा है भाई? 3mg का। और ऊपर इसके एक रस्सी बंधी हुई है, और कहा ये जा रहा है कि अभी ये क्या है भाई? पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सो नीचे 3mg लग रहा है, तो ऊपर भी क्या लग रहा होगा? 3mg ही लग रहा होगा। दैट्स ऑल। ओके, नाउ ये हो गया हमारा बी ब्लॉक का एफबीडी। नाउ दूसरी बात करते हैं, सी की बात करते हैं, सी ब्लॉक की बात करते हैं। तो सी ब्लॉक आप देखो ध्यान से, सी ब्लॉक भी क्या है? रस्सी से बंधा हुआ है, तो इस पे भी टेंशन टी नीचे लगेगा। रस्सी एक है, तो इस रस्सी में थ्रू आउट क्या होगा? टेंशन सेम रहेगा। सो नीचे टेंशन लग रहा होगा कितना का? कितने का? 3mg, है ना? टेंशन 3mg का लग रहा है, तो ये ब्लॉक पे नीचे जो रस्सी की वजह से टेंशन आएगा, दैट विल बी 3mg। और इसका खुद का जो मास है वो कितना है भाई? mg है। ओके, और ऊपर फिर से एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एफएसपी, और ये अभी एफएसपी की वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी mg, 3mg प्लस mg, तो ये हो जाएगा आपका 4mg। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर मान लो आपने इस रस्सी को काट दिया, स्ट्रिंग को काट दिया, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है और यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है, वो अचानक से चेंज नहीं होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। रस्सी में टेंशन 0 हो जाएगी, बट बाकी जो फोर्सेस हैं वो सब के सब क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ओके, एनी डाउट विद एफबीडी? किसी बच्चे को क्या एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम से कोई दिक्कत? एनीवन जितने लोगों ने डाउट रेज किया उनको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? अभी यहाँ पे जहां जहां रस्सी था, जहां पे भी क्या था? रस्सी था, वहां का टेंशन हो गया 0, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, सो अभी मैं नेक्स्ट पेज पे एक एक करके ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालता हूं। तो नाउ देखिए, आपने अपने नोटबुक पे बना लिया, आप बना लो। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, फिर मैं अभी बात करता हूँ किसके लिए? ए ब्लॉक की बात करता हूँ।
तो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ऊपर लग रहा है यहाँ पे इनका स्प्रिंग फोर्स, इसकी वैल्यू भी कितनी है, mg है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रस्सी में भले ही टेंशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे F net इज इक्वल्स टू ma लिख लिया आपने, mg माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, यानी कि इसका एक्सेलरेशन आ गया 0। कौन सा ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक नंबर A हैविंग मास m। ओके, बी ब्लॉक की बात करते हैं हम। तो बी ब्लॉक का मास कितना है, बी ब्लॉक का मास है 2m। 2m नीचे एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ था, और ये जो स्प्रिंग है उसका फोर्स कितना लग रहा है, उस स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है mg। ओके, और खुद की ग्रेविटी की वजह से इट विल हियर 2mg। और ऊपर रस्सी से बंधा था, रस्सी काट दिया तो टेंशन कितनी हो गई भाई, 0। तो ऊपर अभी यहाँ पे कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा, टेंशन इज बिकम 0। ओके, सो अब इस पे F net इज इक्वल्स टू ma लिख लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया नेट फोर्स 3mg इज इक्वल्स टू m इंटू a। मास कितना है भाई, मास इज 2m, एक्सेलरेशन इज a। m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास 3g/2। दैट्स ऑल। ओके, तो ये हमने कर लिया, बी ब्लॉक के बारे में कर लिया। नाउ सी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो ब्लॉक सी है ऊपर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है ना, ऊपर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बताया मैंने आपको। हाँ, तो अभी देखिए ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना है सी ब्लॉक के लिए, दैट इज 4mg, करेक्ट, वो है 4mg। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऊपर का जो 4mg है दैट विल नॉट बी डिस्टर्ब, उस 4mg में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और नीचे यहाँ पे फोर्स लग रहा था इसके, एक mg ग्रेविटी वाला और एक टेंशन वाला, जो कि क्या हो गया भाई, 0 हो गया, है ना। टेंशन वाला फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, रस्सी की कटने टेंशन का फोर्स हो गया 0। सो नाउ F net इज इक्वल्स टू ma, F net इज इक्वल्स टू ma। तो ये आ गया आपके पास 4mg माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से m से m यहाँ पे कॉमन ले लिए, कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास 3g। ओके, एनी डाउट्स अभी बताइए। सब कुछ बता दिया मैंने, एक एक करके हर चीज दोबारा बता दी। अब इन सारे सवाल को आप ध्यान में रखो, एक दो बार खुद से प्रैक्टिस भी करो, फिर कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। ओके ओके बच्चों, आप ये बताओ अभी स्कूल में एग्जाम्स आ रहे हैं क्या आपके? स्कूल में एग्जाम्स आ रहे हैं? यस, अब है, अभय का एग्जाम आ रहा है। और कितने बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं? 2 बच्चे, 3 प्लस 3 4। ओके, 14 को स्टार्ट है। ओके, क्या सिलेबस है आपके? हाँ, सिलेबस क्या आ रहा है, सिलेबस तो आप बताओ मुझे। 4 चैप्टर्स, कहां तक? फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट डायमेंशन, बस 2 चैप्टर्स। ओके, टिल यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, एक शीट बना के दे दूंगा ऑफ 12-15 क्वेश्चन सवाल, और आप उसको बस सॉल्व करके चले जाना। आपके एग्जाम पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आपका एग्जाम में आप प्रिपेयर करो, मैं भी आपके लिए थोड़ा प्रिपेयर करके आपको कुछ मटेरियल दूंगा, और आप अच्छे से एक्सेल कर पाओगे एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई। नाउ अभी बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं नाउ। सो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग सिस्टम की, स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग सिस्टम की, जिसमें हमने क्या कर दिया, जिसमें हमने क्या करा भाई, स्प्रिंग और स्ट्रिंग वाले सिस्टम में। ओके, नोबडी इज एनोटेटिंग, मेरी गलती से हो रहा है कि ओके, स्प्रिंग और स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं। तो जिसमें हमने क्या किया, अभी तक तो हमने सिर्फ स्ट्रिंग को काटा। तो हमने ये देखा कि स्ट्रिंग को आप जब भी काटते हो तो क्या होता है, स्ट्रिंग को जब आप काटते हैं तो तुरंत वहां पे उसकी टेंशन हो जाती है 0, और इसके साथ जो स्प्रिंग होता है, इसका जो फोर्स होता है, स्प्रिंग का फोर्स, वो अचानक से 0 नहीं होता है ना। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है।
नाउ अभी मैं आपको एक छोटा सा, अभी आप जो स्प्रिंग है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर स्प्रिंग को काटते हैं, है ना, तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं स्प्रिंग को काटते हैं तो क्या होता है। नाउ हियर कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग को काटा तो क्या होता है। नाउ देखिए समझिए इस बात को। तो सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम है, एक सिस्टम यहाँ पे ऐसा है, दिस इज मास m, दिस 2m, m 2m, और एक हम यहाँ पे स्प्रिंग लगा के एक और मास हमने यहाँ पे ऐसा m लगा दिया। ओके, सो नाउ अभी देखिए समझिए इस बात को। यहाँ पे क्या है, एक ऐसा, ये एक स्प्रिंग है। ओके, और हमने क्या किया, यहाँ पे इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में रखा है। सपोज दिस इज द नेचुरल लेंथ, दिस इज नेचुरल लेंथ, ये क्या है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, और मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे समथिंग लेंथ हियर डेल्टा एक्स। ओके, नाउ अगर आप क्या करो, यहाँ पे ये स्प्रिंग को आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे क्या कर दिया, काट दिया। करेक्ट, अगर आपने क्या किया भाई, यहाँ पे स्प्रिंग को काट दिया, तो अभी क्या होगा, स्प्रिंग को आपने जैसे काट दिया वैसे क्या होगा, पूरी की जो स्प्रिंग होगी, मान लीजिए यहाँ से आपने बीच में से इसको काट दिया। करेक्ट, तो सपोज आप मान लो कि इसकी जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, और आपने क्या कर दिया, इसको बीचों बीच काट दिया। तो अभी क्या होगा, अभी ये जो हाफ पार्ट होगा ये 1 सेंटीमीटर अलग हो जाएगा, और ये 1 सेंटीमीटर का पार्ट क्या होगा, अलग हो जाएगा। करेक्ट, ना अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स तो क्या होता है भाई, के इंटू डेल्टा एक्स होता है ना। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के इंटू डेल्टा एक्स होता है। सो अभी आप देखिए समझिए इस बात को, यहाँ पे जैसे आपने स्प्रिंग को काट दिया, जैसे काटा वैसे क्या होगा, ये अलग अलग लेंथ में ये क्या हो गए, बट गए। अभी ये स्प्रिंग उड़ के इधर तो इधर चला जाएगा, और ये वाले अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने क्या कर दिया, स्प्रिंग को काट दिया, तो क्या स्प्रिंग में कुछ फोर्स बचेगी। जैसे एक और एग्जांपल अब लीजिए, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि सपोज यहाँ पे एक स्प्रिंग है, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ऐसे पकड़ के आप इसको ऐसे लटक गए यहाँ पे, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और आप अभी यहाँ पे पकड़ के इसको लटके हुए, बीच में से मैंने स्प्रिंग को काट दिया, तो क्या अभी आपको कुछ स्प्रिंग का फोर्स फील होगा क्या, चैट में टाइप करके बताइए। स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रखा है और अचानक से मैंने उसको क्या कर दिया, कट कर दिया, तो विल यू फील एनी फोर्स ऑफ स्प्रिंग, नहीं फील करेंगे। ओके, ओके, वेरी गुड, सब लोग समझ गए। ओके, 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 ठीक है। सो तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप किसी स्प्रिंग को कट करते हैं, क्या करते हैं भाई, जब आप किसी भी स्प्रिंग को कट करते हो तो वहां पे क्या हो जाता है, एफ एस पी बिकम्स 0। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है भाई, वो बन जाता है आपका वहां पे, सॉरी, स्प्रिंग फोर्स बिकम्स 0। नाउ इस बात को लिखेंगे, व्हेन स्प्रिंग इज कट, spring is cut, friction, sorry, spring force becomes 0. Okay, any doubt? ओके, एनी डाउट। ओके, सबको समझ में आ गया ये बात। नाउ अभी देखिए ये जो पिछला वाला सवाल है ना, इसके लिए अभी आप क्या करो, 1.5 पेजेस क्या करो, आप खाली छोड़ दो, है ना, ये 1.5 पन्ने आप खाली छोड़ दो, बिकॉज अभी यहाँ पे टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ओनली 20-22 मिनट ही बचे हुए मेरे पास, और ये काफी लंबा टाइम लेगा। सो 1.5 पन्ने आप छोड़ दो, हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, एंड हम कोई और नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए अभी टाइम नहीं बचेगा और अधूरा रह जाएगा, सो इसको हम कल करेंगे। आप 1.5 पेजेस छोड़ दीजिए इसको, मैंने भी एक 1.5 पेज यहाँ पे छोड़ दिया कल के लिए। नाउ अभी देखिए ध्यान से,
और बातें करते हैं हम स्प्रिंग के बारे में। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उसके बारे में हम कल करेंगे डिस्कस। नाउ स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट। Which test is there on Sunday? I don't know. केमिस्ट्री या फिर मैथ्स रहेगा सब्जेक्टिव। ओके, देखिए ध्यान से स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में देखते हैं हम। सपोज यहाँ पे क्या है भाई, हमारे पास ये एक स्प्रिंग है ना। यहाँ पे एक हमारे पास ये स्प्रिंग है और इसकी लेंथ है L। इसकी लेंथ कितनी है L और स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना K। स्प्रिंग है, स्प्रिंग की लेंथ है L और स्प्रिंग की कांस्टेंट कितनी है K। सो इससे पहले हम एक थोड़ा जनरल सी बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है ना, अच्छी खासी उसकी लेंथ है, करेक्ट। सो नाउ स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया, अभी हमने स्प्रिंग को काट के ऐसा छोटा कर दिया है ना। सपोज इसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ओके, फिर हमने क्या कर दिया, इस स्प्रिंग को काट के हमने और छोटा कर दिया है ना। इस स्प्रिंग को काट के हमने और छोटा कर दिया है ना। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि इस स्प्रिंग में क्या फर्क आएगा, क्या फर्क आएगा। सपोज ये जो आपका जो पहला वाला जो स्प्रिंग था है ना, इसमें लेंथ इसकी अच्छी खासी है, फिर इसको आपने क्या कर दिया, काट के एकदम छोटा कर दिया, करेक्ट। आप मुझे बताओ स्प्रिंग नंबर 1 एंड स्प्रिंग नंबर 2, इन दोनों में से किसको यूज करना, इन दोनों में से किसको यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट है, स्प्रिंग 1 को यूज करना या स्प्रिंग 2 को यूज करना। स्प्रिंग 1 को यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सबको समझ में आ रहा है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, नाउ मैं आपको अभी ये एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये जो पहला जो स्प्रिंग है, अभी हमने दूसरा सेट लिया। ये स्प्रिंग किसी बहुत थिन मेटल का बना हुआ है, सपोज एल्युमिनियम या फिर ये स्टील से बना हुआ है ना। और जो स्टील क्या है, काफी थिन है, वायर टाइप है ना। और एक दूसरा आपके पास स्प्रिंग है जो कि ट्रेन के शॉकर्स जो होते हैं ना उसमें लगा हुआ है, और उसमें काफी थिक रॉड को हमने यूज करके, थिक आयरन रॉड को यूज करके हमने क्या किया है, स्प्रिंग बनाया है ना। सो अभी आप बताओ दोनों में स्टिफनेस किस में ज्यादा होगी, पहले वाले में या फिर दूसरे वाले। तो आई होप सवाल समझ रहे हैं। पहला स्प्रिंग मैंने किसका बनाया, थिन वायर का बनाया है ना, जो स्टील वायर्स होते हैं, एक स्प्रिंग उसका बनाया है, और दूसरा मैंने आयरन रॉड का स्प्रिंग बनाया। आप बताइए स्टिफनेस किस में ज्यादा होगी, सेकंड में ज्यादा होगी है ना भाई। स्टिफनेस किस में ज्यादा होगी, सेकंड में ज्यादा होगी, करेक्ट। सो नाउ स्टिफनेस ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका जो स्प्रिंग है ना, इसका सिंपली क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा है ना। ये क्या है, इसका बहुत ही ज्यादा है। अगर आपने ये जो थिन वायर का स्टील बनाया, थिन वायर का जो आपने स्प्रिंग बनाया, इसका मतलब क्या है भाई, इसका के कम है। के कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके लोड सहने की जो क्षमता है ना, वो काफी क्या है, कम है। ये उतना ज्यादा लोड नहीं झेल सकता, करेक्ट। आ रही बात समझ में। सो जैसे हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारे पास मान लो कोई बड़ा स्प्रिंग है और उसको हमने काट करके छोटा बना दिया है ना, तो इसकी जो स्टिफनेस है ना, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी जो स्टिफनेस होती है क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो फिजिक्स के अनुसार जैसे मान लो के और एल में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहते हैं के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, स्प्रिंग को काट के हाफ कर दिया। स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे काट के हाफ कर दिया। सुनो अभी देखिए ध्यान से, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हो गई, और इसकी भी लेंथ कितनी हो गई, L/2 हो गई, करेक्ट। सो अभी देखिए ये रिलेशन के हिसाब से देखिए के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, और यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ है यहाँ पे L/2। तो अभी देखिए यहाँ पे जो इसका जो के होगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका के हो जाएगा अभी 2K, और इसका भी कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे जो स्प्रिंग, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्प्रिंग का जो के होता है ना, जो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होता है,
जो मटेरियल का जो कांस्टेंट होता है के, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/l, है ना। तो इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो अभी देखिए आपने स्प्रिंग को काट करके क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो अब इसका जो के होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, के हो जाएगा आपका यहाँ पे 2k, दैट्स ऑल। यस, हाँ भाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। आप बताओ, जैसे हमारे पास ये एल लेंथ का स्प्रिंग है, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, एल है। स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया, 3 इक्वल इक्वल पार्ट्स में मैंने स्प्रिंग को कट कर दिया, है ना। तो अभी यहाँ पे मेरे पास स्प्रिंग की जो लेंथ है वो हो गई हमारे पास L/3, एक और पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास L/3, और एक और पार्ट हो गया हमारे पास L/3, है ना। और इनिशियली इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, K। नाउ अभी आप मुझे बताइए, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ऑल दीज स्प्रिंग्स। यस, टाइप कीजिए आंसर। यस, 3k, वेरी गुड, है ना। तो अभी यहाँ पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा 3k, 3k एंड 3k। ओके ओके, तो सबको समझ में आ गया, है ना, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो कि हमने स्प्रिंग्स को क्या किया, हमने कनेक्ट कर दिया, है ना, ये 2-4 स्प्रिंग्स को लाके हमने एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या होता है, तो हार्ड हेडिंग डालेंगे आप, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन कर दिया। सो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लो आपके पास एक स्प्रिंग ऐसा है, और ये आपके पास ये दूसरा स्प्रिंग, और यहाँ पे क्या है, ये मास एम है ना। तो सपोज इसका एक के, यहाँ पे k1 है, और ये कितना है, k2 है। तो जब को हम दोनों को जो जोड़ते हैं ना, तो ये आ जाता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो दोनों स्प्रिंग को हम एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो नया वाला जो स्प्रिंग होगा उसका जो के इक्विवेलेंट होगा, वो के इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, उस के इक्विवेलेंट को हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 1/k1 प्लस 1/k2। यस, डन, कंप्लीट। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके नेक्स्ट, चलिए इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में सपोज वन ब्लॉक इज देयर, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। बाबा सारी कहानी बीत गई, क्या है के, क्या है, मैंने बताया था ना। देखिए क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा दे तो क्या आता है, F इक्वल्स टू kx आता है। तो ये k क्या है भाई, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो चलिए भाई, मेरे पैरेलल में है, तो दिस इज सपोज k1 एंड दिस इज हियर k2। सो नाउ अभी यहाँ पे इनको आप एक कॉमन स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो, और यहाँ पे जो अभी इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू simply k1 plus k2. Okay, this will be here k1 plus k2. 5 बजे तक पीटीएम है, बहुत सारे बच्चों की स्कूल में, इसलिए आज की क्लास 5 बजे तक है। ओके चलिए 10 मिनट और बचे हैं फास्ट।
नाउ एनी डाउट टिल यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो एक और बहुत ही शानदार टॉपिक अभी आपको समझाना है। सो देखिए ध्यान से। सो न्यूटन ने यहाँ पे कितने लॉस दिए? न्यूटन ने 3 लॉस दिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना? तो मोस्टली एंड वाइडली यूज्ड लॉ इज हियर F is equals to ma, है ना? सो आप मुझे बताइए, चैट में सभी लोग लिखेंगे, आपने क्या कभी ऐसा सुना है क्या कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है कभी कभी ऐसे किसी किसी प्लेस के लिए गलत भी हो जाता है, उसको हम हर जगह हम यूज नहीं करते? क्या आपने सुना है कभी ऐसा? कितने लोगों ने सुना है? फास्ट गिव रिस्पॉन्स, फास्ट। सुना? हर एक क्वांटम लेवल नहीं, अपने लेवल पे। ओके, काफी लोगों ने सुन रखा है, फिर तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ओके ओके, ओके हर्षल है, वेरी गुड। चलिए अभी देखिए सीखते हैं यहाँ पे। नाउ सो अभी मैं आपको एक्चुअली स्यूडोफोर्स का मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये स्यूडोफोर्स क्या होता है, तो स्यूडोफोर्स तो सीखने वाले हैं। उससे पहले आपको कुछ एग्जांपल आप समझिए। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था, है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी क्या होते हैं आपके पास? 2 टाइप्स के होते हैं। तो एक पहला जो टाइप होता है दैट इज इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा जो टाइप होता है, द सेकेंड टाइप इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। बस समझेंगे फिर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। जब इनर्शियल फ्रेम होता है ना, तो इनर्शियल फ्रेम में जो आपका जो ऑब्जर्वर होता है ना, ये जो आपका जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अभी ऑब्जर्वर के पास क्या होता है? कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। और यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम में, जो इनर्शियल फ्रेम है, सपोज अभी यहाँ पे मैं ग्राउंड पे खड़ा है ना, मेरा एक्सेलरेशन क्या है भाई? 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तो अभी क्या है, मेरा जो फ्रेम है दैट फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम। और यहाँ पे इस फ्रेम में न्यूटन्स के ऑल 3 लॉज आर वैलिड। सारे लॉज क्या होंगे? वैलिड होंगे। तीनों लॉज क्या होंगे? वैलिड होंगे। वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, इसमें क्या होता है ना, इसमें दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है दैट इज नॉट 0। अगर ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 0 नहीं है, तो इसके पास एक क्या होती है? इसके पास एक वेरिएबल वेलोसिटी होती है ना? और जब चीज होती है, तो इसमें न्यूटन्स लॉ, खास करके न्यूटन्स का सेकेंड लॉ F is equals to m में यहाँ पे वैलिड नहीं होता है ना? अब देखिए ध्यान से, अगर ये वैलिड नहीं है, अभी आप सब कुछ रीजन समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर ये वैलिड नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया सारी बुक्स में, पूरी दुनिया भर में, कि न्यूटन्स की लॉ क्या है, गलत है? क्यों उसके साइंस को हम फॉलो करते हैं, अभी भी हम फॉलो करते हैं। अभी कैसे गलत है आपको अभी मैं समझा दूंगा, बट सॉरी, कैसे एप्लीकेबल नहीं है ना? मतलब ऐसा बोलते हैं ना, दिस इज बोलते हैं रॉन्ग, है ना? तो ये क्या है? रॉन्ग है। इसको ऐसा बोलते हैं स्मॉल w, थोड़ा सा रॉन्ग है, ज्यादा रॉन्ग नहीं है। दिस इज थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके हम काम चला सकते हैं। ऐसा देखा गया कि यहाँ पे जो लॉज है ना, F is equals to ma, ये क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द, मतलब यूनिवर्स की जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी एग्जांपल्स है, जितने भी सिचुएशंस है, वहां पे करेक्ट आ रहा है ना? मतलब 99% ऑफ द केसेस में F is equals to ma क्या बन रहा है? वैलिड बन रहा है। बट फ्यू प्लेसेस, जैसे कि कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वहां पे ये वैलिड नहीं हो पा रहा है, वहां पे वैलिड नहीं हो पा रहा है। इसको सुधारने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको बोला गया स्यूडोफोर्स, है ना? मतलब इसमें क्या करो, आप एक स्यूडोफोर्स आप लगा दो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ होगा F is equals to ma, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना? फिर ज्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, फिर आप उससे काम चला सकते हैं। करेक्ट?
ये जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है एफ में, इसको करेक्ट करने के लिए एक नया फोर्स लाया गया, उसको क्या बोला गया, स्यूडो फोर्स बोला गया, है ना। नाउ समझते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्यों गलत हो रहा है। तो एग्जांपल देखिए ध्यान से, समझिएगा इस बात को। यहाँ पे एक गाड़ी है ना, कार में आप बैठ के आगे जा रहे हो और यहाँ पे आसपास 2 लोग 3 लोग 4 लोग खड़े हैं और सम ट्रीज आर आल्सो देयर, कोई बस स्टॉप है ना। ओके, सो दिस इज सिनेरियो नंबर 1। ओके, आप गाड़ी में क्या जा रहे हैं, किसी एक वेलोसिटी v से जा रहे हैं, यू हैव सम एक्सेलरेशन e। ओके, तो अभी ये एक सिनेरियो है। दूसरा, आप अपने घर से स्कूल आ रहे थे और स्कूल में आपने कुछ तो पढ़ा, है ना। स्कूल से आप पढ़ाई करके आप वापस जा रहे हैं घर, है ना। आपने स्कूल में क्या पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो बिना फोर्स लगे क्या भाई वो मूव नहीं कर सकता, बिना फोर्स लगे क्या हो रहा है भाई, वो मूव नहीं कर सकता, है ना। आपने स्कूल में पढ़ा, करेक्ट। और फिर जब आपने ये कॉन्सेप्ट जब आपने स्कूल में पढ़ा तो क्या हुआ, स्कूल में पढ़ के आप फिर वापस अपने घर पे गए, करेक्ट। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आगे जा रहे हो, आप आगे जा रहे हैं और आपने ये देखा यहाँ पे ये जो बच्चे खड़े हैं, ये यहाँ पे जो बस स्टॉप है, यहाँ पे जो ट्रीज हैं, ये क्या हो रहे हैं भाई, सब के सब आपके रेस्पेक्ट में पीछे जा रहे हैं, है ना। जब भी आप गाड़ी में बैठ के देखते हो तो क्या लगता है, बस स्टॉप पीछे चला गया, ये पेड़ पीछे चला गया, वो कोई आदमी खड़ा था वो पीछे चला गया, है ना। और आप खुद के रेफरेंस में, है ना, मतलब अभी आप यहाँ से जब बैठ के देख रहे हो ना, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सारी चीजें पीछे जा रही हैं, आपके रेस्पेक्ट में पीछे मूव कर रही हैं, करेक्ट। मूव कर रही है नहीं कर रही, चैट में लिख के बताइए। एवरीवन चैट में लिख के बताइए, क्या आपके रेस्पेक्ट में सारी चीजें मूव कर रही है नहीं कर रही है, यस कर रही है, करेक्ट। नाउ दूसरी बात, अभी यहाँ पे आपने स्कूल में क्या पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगना चाहिए, करेक्ट। इज दैट क्लियर। आपने अभी स्कूल में क्या पढ़ा, कोई भी ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा है तो उस पर क्या लगना चाहिए भाई, एक फोर्स लगना चाहिए, करेक्ट। नाउ अभी आप ये देखिए आपके रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ रहा है, आप यहाँ तो बैठे हुए हो, है ना, आप आगे जा रहे हैं, आपके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या था, एक पेड़ था, आम का पेड़ है यहाँ पे, और ये पेड़ पीछे जा रहा है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, चैट में ये बताइए लिख के, ये जो पेड़ है ये पीछे जा रहा है ना, बट सेम न्यूटन के हिसाब से ये अगर ये पेड़ पीछे जा रहा है तो इस पे एक फोर्स लगना चाहिए, इस पे एक फोर्स लगना चाहिए, इस पे एक फोर्स लगना चाहिए। कौन फोर्स लगा रहा है इस पेड़ पे, आप सभी लोग बताइए मुझे, ईच एंड एवरीवन बताइए, चैट में लिख के बताइए, उस पेड़ पे कौन फोर्स लगा रहा है, कोई नहीं। मूव कैसे कर रहा है फिर, हाँ जी बताइए कैसे मूव कर रहा है, ये तो मूव कैसे कर रहा है, यस कार इज मूविंग। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आई होप सबको समझ में आ रहा है ना। सो नाउ अभी देखिए, समझिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमने ये बताया कि ये पेड़ है, इस पे अभी कुछ तो फोर्स नहीं लग रहा, फिर भी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना। तो न्यूटन की एक थ्योरी ऐसे बोलती है कि F इक्वल्स टू m, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस पे फोर्स लगना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं कर रहा, बट इनके हिसाब से क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है ना। तो यही दिक्कत क्या थी कि ये इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, कौन से फ्रेम में, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये सारी दिक्कत आ रही है। तो अभी साइंटिस्ट ने सोचा कि अभी इतना सारा क्यों हमें इस पूरे लॉ को गलत करना, जिसने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, उस लॉ को हम गलत नहीं बोलेंगे। रादर व्हाट विल डू, हम ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पे ना, ये चलो ये पेड़ मूव कर रहा है तो एक झूठ मूठ का फोर्स इधर लगा देंगे, है ना, और इस फोर्स को बोलेंगे हम स्यूडो फोर्स, है ना, Fp, विल से इट Fp। और इस Fp की वैल्यू क्या होगी, तो इस Fp की वैल्यू भी हम इसके हिसाब से रखेंगे, जिसमें कि F इज इक्वल्स टू
मास, मास किसका रखेंगे हम, इसी बॉडी का रखेंगे, मास ऑफ द ट्री। और इसमें एक्सेलरेशन किसका होगा, एक्सेलरेशन होगा इसका भाई, एक्सेलरेशन होगा ऑब्जर्वर का, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसका है भाई, ऑब्जर्वर का। तो इस पे एक हम स्यूडो फोर्स लगा देते हैं जिसकी वैल्यू होती है m इंटू ए, जहां पे मास किसका होता है, इस ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन किसका होता है, ऑब्जर्वर का। जैसे कि अभी आप गाड़ी बहुत तेज चलाओ, बहुत फास्ट चलाओ, तो ये पेड़ क्या होगा, उतना ही फास्ट पीछे जाएगा। आप गाड़ी को स्लो चला दो तो ये जो ट्री है वो क्या होगा, उतना ही स्लो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है ये। अब आप बोलो कि पेड़ तो बहुत तेज भाग रहा है, यानी कि उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया रहेगा, पेड़ बहुत स्लो है तो उस पर बहुत स्लो फोर्स लगाया रहेगा। तो इसलिए स्यूडो फोर्स को कैसे बताया गया, m इंटू ए, जहां पे मास किसका है, इस ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन किसका है, ऑब्जर्वर का। यस, एनी डाउट्स, चलिए अपने डाउट्स लिखिए। एक और केस मैं बताने वाला हूं इसके साथ साथ, एक और केस। यस, अभी समझ में आया तो लिखिए 1, अदरवाइज टाइप योर डाउट्स। सभी लोग, एवरीबॉडी। ओके, सबको समझ में आया। एक और एग्जांपल लेंगे अभी यहाँ पे हम। ओके, टाइम तो हो रहा है, वी हैव जस्ट 2 मिनट्स। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन 2 मिनट्स, और बाकी का हिसाब कल करेंगे। देखिए ध्यान से। सो मान लो यहाँ पे क्या है भाई, एक लिफ्ट है ना, और हमने क्या किया, लिफ्ट में एक ऐसा मास एम हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिट कर दिया। ओके, और हमने दो मटेरियल साइंटिस्ट को बुलाया। मटेरियल साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, जो कि मटेरियल साइंस की स्टडी करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को डिजाइन करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, ये सारी चीजों को डिजाइन करते हैं। तो उनके लिए सब मटेरियल साइंस का नॉलेज रिक्वायर्ड होना चाहिए। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या बोला, दो साइंटिस्ट को बुलाया है ना, और एक साइंटिस्ट को हमने लिफ्ट के बाहर रख दिया, और एक साइंटिस्ट को हमने क्या किया, बोला तू लिफ्ट के अंदर चले जा। ओके, और इस लिफ्ट को हमने एक एक्सेलरेशन से ऊपर भेज दिया है ना, और इन दोनों को बोला कि चलो भाई तुम क्या करो, टेंशन कैलकुलेट करो इन वायर्स में, है ना। 2 मिनट और रुकेंगे, बस पूरा क्लियर होने वाला है टॉपिक। सो इसने ठीक है बोला कि मैं अपने फिजिक्स का नॉलेज लगा कि मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो अभी आप बताओ, ये जो ए बंदा है ना, दिस इज साइंटिस्ट नंबर ए, ये साइंटिस्ट यहाँ पे साइंटिस्ट बी है, करेक्ट। साइंटिस्ट ए के हिसाब से ये ब्लॉक मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, टाइप करके बताइए चैट में। साइंटिस्ट ए के हिसाब से ब्लॉक मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, यस और नो। विथ रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट ए, ब्लॉक इज मूविंग और नॉट मूविंग, सभी लोग मूव कर रहा है, यस मूव कर रहा है, यस, थैंक यू। आओ अभी देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ में यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1 मिनट मैडम, मैं क्लास में हूँ, मैं बात कर 2 मिनट। नाउ देखिए ध्यान से, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लगाएंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। जस्ट अ सेकेंड। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए मैं इस ब्लॉक पे लगा रहा हूँ। ओके ओके, देखिए सो अभी यहाँ पे नाउ इसका अगर मैं पीटी बनाऊं तो ऊपर क्या लग रहा है भाई, टेंशन टी, और नीचे लग रहा है यहाँ पे एम एम जी, और ऊपर एक्सेलरेशन है। तो अब ये क्या आएगा भाई, यहाँ पे जो टेंशन आएगा टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। तो नाउ टेंशन की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालू तो कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारे पास एम जी प्लस एम ए, है ना। तो टेंशन की वैल्यू आ गई एम ए टू जी प्लस ए। ओके, 2 मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट श्योर। नाउ ये वाला साइंटिस्ट है, देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे इससे पूछा गया बताओ क्या है टेंशन। पहले आप मुझे बताइए, अभी बी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और सारा का सारा जो सेटअप है ना वो भी क्या हो रहा है भाई, मूव हो रहा है, करेक्ट। तो आप मुझे ये बताइए, साइंटिस्ट बी के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस ब्लॉक इज मूविंग और नॉट, यस श्योर बताइए।
with respect to scientist B, this block is moving or not? No. Yes, very good. बिल्कुल नहीं मूव कर रहा। तो नाउ अभी इसके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। यस यस यस, सब लोग समझ गए। सो नाउ इसके हिसाब से भी जो टेंशन आएगा वो कितना आएगा? ऊपर लग रहा है टेंशन T, नीचे लग रहा है यहाँ पे mg, बट इसको तो पता ही नहीं चल रहा है ये मूव कर रहा है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसके हिसाब से इसमें टेंशन T इज इक्वल्स टू क्या है भाई? यहाँ पे mg है। करेक्ट। अभी यहाँ पे ये बंदा किधर है भाई? सो दिस इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ये यहाँ पे क्या है भाई? ये इनर्शियल फ्रेम है। ओके। अभी यहाँ पे बताया गया कि दोनों की क्या है भाई? दोनों बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, है ना। अब किसकी बात सुनी जाए, कौन सही है? तो फिर क्या किया गया? इस रस्सी को लेबोरेटरी में लेके गया, मास एम को रखा गया, सेम सेटअप वहां पे बनाया गया, और जब ये लेबोरेटरी में कैलकुलेट किया गया तो ये जो वाला जो टेंशन था, दैट टेंशन वाज करेक्ट, ये वाला टेंशन करेक्ट नहीं है ना। बिकॉज इन्होंने क्या मिस कर दिया? इन्होंने ये एक्सेलरेशन मिस कर दिया, है ना। सो अभी मान लीजिए कि जब भी कोई बंदा अभी यहाँ पे इस तरह के सेटअप में है और ये सेटअप पूरा का पूरा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जिधर भी ये सिस्टम मूव कर रहा है, जिधर भी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, हम क्या करते हैं? उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देते हैं, ma, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। तो अभी हमने अगर ये काम किया तो क्या होगा? ये साइंटिस्ट का भी कैलकुलेशन करेक्ट आएगा। दोनों के दोनों साइंटिस्ट ही काबिल हैं, बट इसकी क्या गलती से तो पता ही नहीं चल रहा, है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस, थोड़ा आइडिया है आपको? कलर कलर करेंगे डिटेल में डिस्कशन। एवरीवन कुछ समझ पाए आप लोग? हाँ, स्यूडो फोर्स लगाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, फिर देखेंगे एक्सेलरेशन किधर लगाना है, डायरेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच। जिनको स्कूल की मीटिंग में जाना है जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस लिख दीजिए। यस, हाँ लोग बताइए, डाउट बता दीजिए अपना।